हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। देखिए, लुई 16 जो कि राजा बन गया था 1774 में, और वो इंक्रीजेस करना चाहता था टैक्सेस को, और उसके रीजंस जो थे वो हमने प्रीवियस सेक्शन यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या वाकई में और किस तरीके से ये चेंजेस हो सकते थे। क्या राजा अकेला चेंजेस कर सकता था या इसके लिए कुछ और प्रोसेस था? तो देखिए, फ्रांस में जो ओल्ड रेगमे था मोनार्क का, डिड नॉट हैव द पावर, उसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी। अकेले राजा के पास अकेले बिल्कुल पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को बढ़ा सके अपनी मर्जी से। इसके लिए उसको क्या करना होता था, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। यहाँ पे उसको स्टेट जनरल की एक मीटिंग बनानी होती थी, और ये स्टेट जनरल जो है एक असेंबली होती थी, एक प्रतिनिधि सभा होती थी जो पास करती थी प्रपोजल को, नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास कर सकती थी। यानी स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें तीनों स्टेट्स जो हैं इस पॉलिटिकल बॉडी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, और ऐसे में वो मिलके फैसला लेते थे राजा के साथ कि हाँ टैक्सेस बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। तो लेकिन द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। यानी लेकिन यहाँ पे ना राजा अकेले डिसाइड कर सकता था कि मीटिंग कब बिठानी है। मीटिंग के लिए बुलाने का जो निमंत्रण है वो राजा इसका डिसीजन अकेले ले सकता था, और पिछली बार जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। अब बात करते हैं 5 मई की। 5 मई 1789 की बात है। लुई 16 ने कॉल किया टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। उसने लुई 16 ने 5 मई 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई न्यू टैक्सेस के प्रपोजल के लिए। और ऐसे में एक रेस्प्लेंडेंट हॉल वर्सेलेस का एक आलिशान महल तैयार किया गया टू होस्ट द डेलीगेट्स को बुलाने के लिए, मेज़बानी करने के लिए। यानी ये जो प्रतिनिधि हैं इनकी मेज़बानी करने के लिए एक आलिशान महल तैयार किया गया, उसको सजाया गया। एंड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों से अलग अलग, यानी फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सेकंड स्टेट से फिर उसके बाद 300 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे दोनों, और फिर 600 मेंबर जो हैं थर्ड स्टेट से आएंगे, यानी 600 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे थर्ड स्टेट से। अच्छा, 300 फर्स्ट स्टेट के आमने सामने बैठेंगे, यानी 300 जैसे क्लास में स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठते हैं ना आमने सामने, ऐसे एक तरफ 300 बैठेंगे, दूसरी तरफ 300। ये हो गए फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, और इनके पीछे खड़े होंगे बाकी 600 मेंबर, यानी 300 के पीछे 300 खड़े हो गए और बाकी 300 के पीछे 300 खड़े हो गए, यानी इन्हें खड़े होना पड़ता था थर्ड स्टेट के मेंबर्स को। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। और इसमें ये रिप्रेजेंट करते थे थर्ड स्टेट के कौन से मेंबर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव आते थे, जो प्रॉस्पर होते थे, एजुकेटेड होते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और विमेन को बिल्कुल एंट्री नहीं थी, उनको मनाही थी आने की। लेकिन वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपने दुख, अपनी मांगें, अपनी डिमांड्स उन्होंने 40,000 लेटर्स के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंप दी थी। वोटिंग का क्या सिस्टम था इस स्टेट जनरल में? वोटिंग यानी ये जो स्टेट जनरल थी इसमें वोटिंग सिस्टम ये था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। यानी फर्स्ट स्टेट के जो 300 मेंबर है वो मिलकर सिर्फ एक वोट करेंगे, सेकंड स्टेट के जो 300 मेंबर है वो मिलकर सिर्फ एक वोट करेंगे, और थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर हैं वो भी मिलकर सिर्फ एक वोट करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है वोट। तो दिस टाइम लुई 16 वॉज determined to continue the same practice, और लुई 16 भी वही प्रैक्टिस चाहते थे, बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, लेकिन तीसरी स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड करी कि अब वोटिंग जो है कंडक्ट होंगी बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर, यहाँ पे हर मेंबर, यानी 300 मेंबर है तो 300 के 300 वोट करेंगे, 600 है तो 600 के 600, यानी ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट देगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रोशियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का जिक्र किया जा चुका था रोशियो के द्वारा। तो राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो मेंबर्स जो हैं थर्ड स्टेट के वो असेंबली छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने इस डिमांड को नहीं मांगा, मतलब बिल्कुल नहीं माना, और सभा से बाहर चले आए। अब ऐसे में द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो फ्रांसीसी राष्ट्र के अपने आप को प्रवक्ता के रूप में मानते थे फ्रेंच नेशन में, इसीलिए 20 जून को वो असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए टेनिस कोर्ट में, यानी असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ ए इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलेस के
20 जून को ये प्रतिनिधि जो हैं वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और उन्होंने अपने आप को दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। उन्होंने कहा हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक हम अलग नहीं होंगे, असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर ना कर लें। किसके लिए? फ्रांस के लिए। और फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें राजा की शक्तियाँ क्या कर दी जाएंगी, शपथ ले ली कि सम्राट की जो शक्तियाँ, राजा की शक्तियों को हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, लिमिट कर देंगे। एंड दे वर लेड बाय, और इनको सहारा किसने दिया, इनका नेतृत्व किसने किया? एक तो मिराबियो हैं, एक एबेसियस। मिराबियो जो थे वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, और आप जानते हो नोबल फैमिली में क्या हो गई, ये सेकंड स्टेट से बिलोंग करती है। लेकिन वो कन्विंस करते थे ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। ये दोहरी जो सत्ता चल रही थी, इसके में दिए जाने वाले जो विशेष अधिकार थे, उसमें समाज में इन विशेष अधिकारों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वो ऐसा कहते थे। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, उन्होंने एक जर्नल भी निकाला, अपनी पत्रिका निकाली, जिसमें उन्होंने डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस, उन्होंने बहुत पावरफुल स्पीचेस दी। क्राउड्स, भीड़ को, असेंबल्ड एट वर्सेलिस में असेंबल हुई जो भीड़ है उसको उन्होंने लगातार अपनी प्रभावशाली वो प्रचार किया। इसके अलावा शीर्षक एक था जिसमें एबेसिस एज ओरिजिनली ए प्रिस्ट, जो कि एक प्रिस्ट फैमिली से थे, और उन्होंने रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। जो इन्होंने एक प्रचार, बहुत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका निकाली पैम्फलेट के तौर पे, जिसमें उन्होंने, वो पादरी वर्ग से थे और मतलब जो फर्स्ट स्टेट है वहाँ से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया कि क्या होता है थर्ड स्टेट, किसको कहा गया है। यहाँ पे वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी, जब नेशनल असेंबली मैंने किसको बोला है, जो बाहर आ गए थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था नेशनल असेंबली, और वो बिजी थी वर्सेलिस में ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना चाहते थे, जिसमें वो राजा की शक्तियों को कम कर देना चाहते थे। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सेडेड विद टर्मोइल, यहाँ पे पूरा फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था, आंदोलन हो गया था, छिड़ गया था। इस एवरी विंटर, एक बहुत कड़क वाली जो ठंड, फ्रांस आप जानते हैं यूरोपीय देश है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड जब पड़ी थी तो फसल भी मारी हुई थी, यानी फसल, एस एवरी विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, यानी फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड वो बढ़ चुके थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और जो बेकर्स थे, जो बेचते थे, यानी बेकरी शॉप्स थी, वहाँ पे भी जमाखोरी हो रही थी। सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाइज, इसके बाद लगातार कई घंटों तक लाइन में खड़े होने के बाद भी बेकरी शॉप में क्राउड ऑफ एंग्री विमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, और वो गुस्से में होके, यानी लगातार बेकरी की दुकानों पे घंटों बाहर खड़े होने के बाद भी जो औरतें होती थी वो गुस्से में आके भीड़ में दुकानों पे धावा भी बोल देती थी। इतना गुस्सा उन्हें आता था कि भाई हमें नहीं मिल रहा है ब्रेड टाइम पे। तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस, और उसी टाइम पे राजा ने अपने ट्रूप्स यानी सेनाओं को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सम्राट ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया कि भाई सेनाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए 14 जुलाई को द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। ऐसे में 14 जुलाई को ही बास्टाइल पर धावा बोलकर उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। क्राउड यानी भीड़, वो गुस्साई भीड़ जो है वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया। अब बात करें हम देहाती इलाकों की, यानी इन द कंट्री साइड, देश के और बाकी हिस्सों में रूमर्स जो हैं स्पेशली विलेजेस में फैल गए थे। रूमर्स यानी अफवाहें, और अफवाहें क्या थी कि दैट द विलेज लॉर्ड्स टू द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। मतलब अफवाहें ये फैल गई थी, जो जागीरदार होते हैं, जिनकी ज़मीन है मैनोर यानी जागीरदार, उन्होंने किसको बुला लिया है, उन्होंने बुला लिया है, मालिकों ने भाड़े पर लठैतों को बुला लिया, लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है, ताकि वो आएँ और फसलों को, पकी हुई फसलों को तबाह करने के लिए आ जाएं। इसके अलावा कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड pitchforks and attacked the Chetioks, and they looted hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues। तो ऐसे में जो ग्रामीण थे कई जिलों में, तो
इतना डर छा गया था कि किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर भी आक्रमण कर दिया, उन्होंने अन्न के भंडारों को लूट लिया, उन्होंने लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज या कागजात थे उनको जलाकर राख कर दिया, और जो जितने कुलीन समाज था यानी जो महाजन वगैरह बड़े लोग थे उन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें भी छोड़कर भाग गए। इवन वो डर के मारे कहाँ चले गए, लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो जागीरदार थे, संपन्न लोग थे, फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, भाग गए डर के मारे। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग ऑफ टू नेबरिंग कंट्रीज, माइग्रेट कर गई, वो पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण ले ली। अब ऐसे में फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली याद रखना, ये थर्ड स्टेट की ने डिक्लेयर करी थी अपने आप को नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे जो विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा कि भाई ये कि मेरी प्रजा तो बहुत विद्रोही हो गई है, तो लुई 16 ने लास्ट में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उनकी सत्ता यानी जो पावर है, राजा की पावर, अब संविधान में उनकी पावर पे लिमिटेशन होगी, अंकुश लग सकता है कि उन्होंने मान लिया। एंड हिज पावर्स वुड बी फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखा होगा। नाउ द ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने कर, जितने भी टैक्सेस थे वो और जो ड्यूटीज़ हैं, ये सामंती व्यवस्था यानी नोबल्स वगैरह, इनके उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, यानी इनको भी ख़त्म किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी थे उनके भी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए उनको विवश कर दिया गया, भाई आपको भी ये छोड़ने पड़ेंगे। तिथेज वर एबॉलिश, तिथेज जो दिए जाते थे, एंड लैंड्स ऑन बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, यानी जो धार्मिक कर है जो चर्च को दिया जाता था तिथेज, वो भी समाप्त कर दिया गया, और चर्च के स्वामित्व वाली जो कृषि थी वो भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, यानी द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। नाउ इट इज़ 2.1 अंडर दिस फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कैसे बना? नेशनल असेंबली एज यू नो कंप्लीटेड द ड्राफ्ट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया 1791 में। सो यू शुड बी रिमेंबर दिस। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, यानी राजतंत्र यानी सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ऐसे में दिस पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पावर है, अब ये बहुत सारे मतलब एक हाथ में नहीं रहेगी। अब ये जो शक्तियाँ हैं ये संस्थाओं को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, जो हमने पढ़ा था, मोंटेस्क्यू ने कहा था पावर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड होगी, अब एक हाथ में नहीं रहेगी, यानी राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। नाउ इन 1791 आफ्टर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इज इट क्लियर? फ्रॉम द इमेज यू कैन अंडरस्टूड जुडिशरी इज देयर, जुडिशरी है उसको भी वोट किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स में किंग है, लेकिन किंग पे कंट्रोल किसका है? लेजिस्लेचर का। कंट्रोल मिनिस्टर्स हैं, उन पे भी नेशनल असेंबली के मेंबर्स का कंट्रोल है। और यहाँ पे ये नेशनल असेंबली, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर सिटीजन्स एक्चुअली आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन्स। तो अब मैं इसमें डायग्राम में ही आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन, 2 तरह के सिटीजन्स डिवाइड किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव सिटीजन उनको कहा गया है जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था। ये लगभग 3 मिलियन मैन थे। यहाँ पे वोट करने का अधिकार किन लोगों को नहीं है? विमेन को, चिल्ड्रन को और यूथ जिसकी उम्र 25 साल से कम है उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। दे वर नॉन एज पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन उनको बोला गया है जिनको वोट करने का अधिकार है। ये लगभग 4 मिलियन पॉपुलेशन थी 28 मिलियन में से। अब ये वोट करेंगे ये इलेक्टर्स 50,000 मैन थे जो वोट कर रहे हैं किसके लिए? नेशनल असेंबली के लिए। यहाँ पे 745 मेंबर्स होंगे। अब ये इनके पास ये जो हैं यहाँ पे किंग का जो ये किंग पे कंट्रोल करेंगे और किंग के पास वेटो पावर होगी, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं मिनिस्टर्स को भी। इसके अलावा ये वोट कर रहे हैं जज के लिए भी, जुडिशरी को भी यही चूज़ कर रहे हैं। यानी 1791 में जो फॉर्मेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें एक्टिव मेंबर्स और
पैसिव मेंबर, दो तरह के मेंबर बने। अब एक्टिव मेंबर कौन थे? जिनको वोट करने का अधिकार था। और ये एक्टिव कब बन सकते थे? जब ये टैक्सेस पे करेंगे एटलीस्ट 3 days ऑफ देयर लेबर और वेजेस वर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए कि जो अपने 3 दिन की सैलरी एज अ लेबर वेजेस जो देंगे टैक्स के रूप में, वही एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन पैसिव सिटीजन वो कहलाएंगे जो इस तरीके का टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, या महिलाएं जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है, बच्चे उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, और 25 साल से कम उम्र के लोगों को वोट करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे ऑफ मैन एंड सिटीजन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स यानी अधिकारों की डिमांड शुरू कर दी, अधिकारों को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। वो अधिकार कौन से थे? राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार यानी आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, यानी जीवन का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी आपके अंदर आप अभिव्यक्ति भी कर सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, और इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार है। एंड दीज वर इस्टेब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। और ये अधिकारों के रूप में इसको स्थापित किया गया कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होंगे, बाय बर्थ, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इनको नहीं छीना जा सकता किसी भी हालत में। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और ये स्टेट की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो इन नेचुरल राइट्स को माने और संभाले, यानी किसी से ये अधिकार छीने नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स कुछ दिए गए हैं, इनको आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। दीज आर यूज्ड एज अ पॉलिटिकल सिंबल्स। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। थैंक यू।